देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों सलाम, नमस्ते, आदाब। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए विषय पर परिचर्चा करने को लेकर। हम यानी सरफराज कुरैशी और सैयद शहरोज कमर। साथियों, आपको पता ही है कि सैयद शहरोज कमर का जो अपना यूट्यूब चैनल है वो जीटी रोड है और मेरा अपना चैनल न्यूज स्टॉपेज है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर, कमेंट्स भी किया करें दोस्तों हमारे वीडियोस को। आज हम जिस मामले पर चर्चा करने आए हैं वो देश भर में खूब चर्चित हो रहा है। दोस्तों, लोकसभा में काफी हंगामा हुआ नीट को लेकर। इस बीच में एक जो सबसे ज्यादा चर्चा रहा वो बिहार रहा। और बिहार भी क्यों रहा? नीतीश कुमार के कारण, यानी जदयू के कारण बेहद चर्चा का विषय रहा। दरअसल जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई और ऐसा माना जाता है कि जब भी जदयू की बैठक होती है कुछ न कुछ नए चौंकाने वाले मामले सामने आते हैं या फिर पार्टी जो है वो समर्थन चेंज कर देती है। तो इसको लेकर तमाम तरह की निगाहें जमी हुई थी। इस बैठक में जो कई चीजें आपको दिखती हुई नजर आएगी। जैसे इसमें जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वह है संजय झा। और ये संजय झा आखिर है कौन? क्यों इस नाम की चर्चा अचानक से आई है सामने? और विशेष राज्य की मांग को लेकर कई जो बातें सामने आई है। तो ऐसे तमाम मुद्दों से हम प्रत्येक मामले पर सवाल करेंगे शहरोज कमर साहब से और उनसे जवाब जानना चाहेंगे कि आखिर ये जदयू ने आखिर क्या किया है कि जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो शहरोज साहब बताएं आपकी आखिर क्या हुई है इस बैठक में, क्यों इसकी चर्चाएं इतनी है? देखिए सरफराज, आज के जितनी पार्टियां हैं दरअसल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। पहले कहा जाता था कि जितनी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जैसे कि राजद आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव, जैसे कि जेएमएम यानी कि शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन, जैसे कि शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव। और अब वैसे ही नेशनल पार्टियां भी हो गई। भाजपा यानी कि मोदी यानी कि भाजपा, कांग्रेस यानी कि गांधी परिवार यानी कि कांग्रेस। तो वैसे ही ये भी पार्टी रही है नीतीश कुमार की जदयू यानी कि नीतीश कुमार यानी जदयू। और देखिए, जदयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार, जब कुछ खेला करना होता है सरफराज तो नीतीश कुमार खामोश हो जाते हैं। इधर आप देखे होंगे कि लगातार निर्णय के बाद लोकसभा के जो परिणाम सामने आए, सरकार बन गई, तब तक तो बड़ा सक्रिय रहे नीतीश कुमार। उसका नीट का मुद्दा आया और भी कई मुद्दे सामने आए, बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर ली। स्पीकर का चुनाव, तब भी नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला। तो लोगों को लग रहा था कि भाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें कुछ जरूर बड़ा खेला हो सकता है, कोई बड़ा निर्णय नीतीश कुमार ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी ऐसी बैठकें हुई बड़े निर्णय सामने आए। एक दौर में आरसीपी सिंह बड़ा करीबी हुआ करते थे नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार ने, आप पहले जैसे बताया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये पार्टी जो है, भाई नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे अध्यक्ष बना दे, जिसको चाहे हटा दे। तो आरसीपी सिंह को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया था और उसके बाद आरसीपी सिंह को हटा भी दिया, ये सब कुछ जानते हैं। क्यों हटाया था? वो भाजपा डोरे डालने लगी थी और मंत्री बन गए थे, जबकि नीतीश कुमार चाहते नहीं थे। और उसके बाद आखिर वो भाजपा में चले भी गए आरसीपी सिंह, ये शंका थी, ये ऐसा लग रहा था नीतीश कुमार। और दूसरी बैठक हुई, लल्लन प्रसाद सिंह आए सामने, लल्लन सिंह, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। और उसके बाद ये भी हुआ कि ये पाला भी बदलने में एक्सपर्ट रहे हैं। कभी रामविलास पासवान बिहार गई थी, उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, लेकिन इनको तो सीधे सीधे पलटू राम कहा जाता। तो देखिए, अभी ऐसा लग रहा था कि कहीं नीतीश कुमार ऐसा तो निर्णय नहीं ले लेंगे कि फिर इंडिया अलायंस में चले जाएंगे। और ये भी सवाल इसलिए उठ रहा था कि देखिए, आरजेडी के कई बड़े लीडर कह रहे थे बिहार में। देखिए, कुमार वीरेंद्र बड़े लीडर हैं, लालू यादव के करीब है,
और एक चीज सरफराज और जानना चाहिए हम लोगों को कि किसी भी दल में रहे नीतीश कुमार, किसी भी अलायंस में रहे, लालू प्रसाद यादव से दोस्ती बनी हुई है और कभी भी बातचीत उनकी बंद नहीं होती है। बहुत कम लोग जानते होंगे, फोन पर तो बातचीत नीतीश कुमार की लालू प्रसाद की हमेशा होती रहती है। राजनीतिक बयानबाजी अलग होते रहे, ये बात अलग है। और लालू प्रसाद यादव को भी जरूरत है नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार को भी, लेकिन लोगों को लग रहा था क्या इंडिया अलायंस में जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। बड़ा खेला हो गया। खेला ये हो गया कि संजय झा को इन्होंने अपना कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अब यानी कि कमान जो है कहीं ऐसा ना हो कि पावर के दो सेंटर हो जाए, एक नीतीश कुमार के पास, एक संजय झा के पास। अच्छा, यही सवाल था जी कि संजय झा के आने से पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? नहीं, पहले इस सवाल पे आते हैं सरफराज कि संजय झा है कौन? हाँ, अब ये कौन है और इसके आने से क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि ये नाम अचानक से आया है सामने। जी देखिए, संजय झा को कुछ दिन पहले अचानक लाइमलाइट में आए संजय झा, उनको राज्यसभा जदयू ने अपने दल का नेता बना दिया। और इससे पहले इनकी निकटता के चर्चे थे और कहा जाता है कि भाजपा में जो गए अलायंस में, यानी कि भाजपा के अलायंस में जो जदयू दोबारा गई, इसके पीछे भी संजय झा थे। अब संजय झा है को देखिए, संजय झा पॉलिटिशियन रहे नहीं। अच्छा, संजय झा ने एक समय मास्टर डिग्री हासिल की जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, और उसके बाद उन्होंने अपना पब्लिकेशन प्रकाशन शुरू किया था, संभवतः चंद्रिका नाम था, बिहार में। और आपको याद होगा सरफराज की कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कई तरह की पत्रिकाएं निकला करती थी, प्रतियोगिता दर्पण है ना, ऐसी कई पत्रिकाएं। हाँ, तो ऐसे ही वो जनरल पत्रिकाएं छापा करते थे, किताबें छापा करते थे। और इसी बीच इनकी मुलाकात हो गई, एक बड़े राजनेता थे बिहार में, एमएन झा। वो कई देश में वो राजदूत रहे और उसके बाद उनको लक्षद्वीप का दामोदर देव लक्षद्वीप का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया था। तब कैसे कैसे वो उनके निकट पहुंचे इसी किताब के छापने और छपवाने के दौर में, और बड़ा उनके करीब हो गए झा साहब के, क्योंकि दोनों मिथिला के हैं। ये संजय झा भी मिथिला के, वो झा साहब जो थे राजनेता मिथिलांचल, हाँ वो भी मिथिलांचल के, दोनों वहां के, बड़ी अच्छी निकटता हुई इनकी। जी जी। और उसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार थी। कहां? केंद्र में एनडीए की सरकार जी, जो कि 2004 तक चली थी जी। और उन्हीं के मार्फत उनकी निकटता हो गई अरुण जेटली से। अच्छे नेता थे, कद्दावर नेता थे। तो अरुण जेटली से हो गए थे, ये भाजपा के अंदर हो गया। शुरुआती इनका जो दौर है ये संघ से जुड़े हुए रहे, तो इनको भाजपा में जाने में सुविधा हुई, अच्छा लगा, सहूलत हुई और इनको फायदा में मिला। हालांकि एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा का, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन जब पेंगे बढ़ने लगी जदयू की भाजपा की तरफ, तो बीच में जो मीडिएटर थे यही संजय झा थे। अरुण जेटली नीतीश कुमार के बीच में जो बातचीत करने वाले थे वो संजय झा थे। तो सबसे पहला अलायंस याद कीजिए जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जदयू का हुआ था जी। तो तभी से उसके बाद फिर ये जदयू में पूरी तरह शामिल हो गए, लेकिन ये बैकडोर से काम किया करते थे। ये है संजय झा की कहानी। अब आप कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा या नुकसान? फायदा है क्या नुकसान होगा। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक तो चर्चा ये चल रही है सरफराज, वो ये है कि कहीं संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनवाने में अमित शाह का तो हाथ नहीं है। इसकी आशंका इसलिए है कि लोगों को लग रहा है कि देखिए भाजपा अपने बूते सरकार नहीं चला रही है, उसको पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है, एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल है। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं जो प्रशांत किशोर का मामला आया था कि अमित शाह के कहने पर ही, खुद नीतीश कुमार का बयान था कि अमित शाह के कहने पर उनको रखा गया। इसी नजरिए से तो आप नहीं कह रहे ये बात कि संजय झा को भी इसी नजरिए से बनाया गया है क्या? जी, सिर्फ प्रशांत कुमार नहीं, कई राजनीतिक, प्रशांत किशोर जो, हाँ प्रशांत किशोर की बात ही नहीं, कई लोग कह रहे हैं ये। और ये चीजें सामने आ रही हैं कि इसलिए सामने आ रही है कि उन्हें भाजपा चाहती है कि पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार हो। तो ये आशंका शुरुआत से है कि कहीं ये पार्टी को तोड़ तो नहीं देंगे और अपने पक्ष में तो नहीं कर लेंगे। अब आपका सवाल होगा कि अपने पक्ष में कर लेंगे तब भी कौन सा फायदा हो जाएगा, तो उसके बाद ये दूसरे तल भी तो तोड़ सकते हैं। जब अपने अलायंस को तोड़ लेंगे तो यही आशंका है कि संजय झा जो है ये भाजपा से खुद गए हैं, संघ परिवार के ही सदस्य रहे हैं, और कोई गलत नहीं है ये ऐसा कयास लगाना कि इनका इस्तेमाल भाजपा ने किया हो ताकि अपने पक्ष में इनके सांसद आ जाएं,
लेकिन दूसरी तरफ ये है कि नीतीश कुमार भी बहुत ही घाघ लीडर है। देखिए, जब कहा जाता है कि लल्लन सिंह की पेंगे जो है राजद की ओर बढ़ रही है, तो लल्लन सिंह को हटा देते हैं नीतीश कुमार। जब आरसीपी सिंह का लगा था पेंगे बढ़ा रहे हैं भाजपा की तरफ से, आरसीपी सिंह को हटा दिया था नीतीश कुमार ने, तो क्या ठिकाना कि उनको ही हटा दे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। लेकिन एक आशंका तो है, एक डर तो है कि कहीं पार्टी टूट तो नहीं जाएगी जदयू, ये देखने की बात होगी सब। अच्छा, एक और मामला जो अभी सबसे चर्चित है कि विशेष राज्य की मांग जी और विशेष पैकेज, आरक्षण, इन मामलों को लेकर भी नीतीश कुमार जो है वो फिर से उन्होंने ये बात कही है, पार्टी ने उनकी बात कही है। तो इसके क्या मायने हैं? क्या तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि अब तो आप सरकार में आ गए हैं, किंग मेकर बन गए हैं, तो अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाइए, विशेष पैकेज दिलाइए। तो इन मांगों से क्या तेजस्वी यादव, विधानसभा को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार ने ये मांग ली है कि तेजस्वी यादव का मुंह बंद हो जाए, या फिर भाजपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिए जदयू ने? इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, दो तीन चीजों को हम लोग को देखना होगा। पहला यह है सरफराज कि देखिए, कुछ दिनों पहले भाजपा के दिग्गज लीडर है बिहार के अश्विनी चौबे, तो मंत्री भी रहे थे पिछले टर्म में। इस बार उनको टिकट नहीं मिली भागलपुर से। इस बार उनका बयान आया, वो बयान यह था कि उन्होंने कहा कि बाहर के नेता यानी कि आयतित नेता स्वीकार नहीं किए जाएंगे, भाजपा अपने बलबूते चुनाव लड़े, अब मुख्यमंत्री भी भाजपा का हो। अब इसके दो मायने लगाए जा रहे हैं उनके बयान के। एक तो ये आयतित नेता कहा उन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी जिनके हाथ में कमान है सम्राट चौधरी, वो भी बेसिकली भाजपा के नहीं है, वो आरजेडी से आए हैं, आरजेडी से जदयू में गए, जदयू के बाद फिर भाजपा में आए। तो ये उनका निशाना एक तो सम्राट चौधरी होंगे और दूसरा निशाना है नीतीश कुमार। लेकिन तुरंत ही बयान आया था सम्राट चौधरी का कि नहीं, चुनाव जो है नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। उसका जदयू के एक लीडर का भी बयान आता है कि चुनाव जो है नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा। देखिए, भाजपा की बरसों की तमन्ना वहां है कि हमारी सरकार हो। भाजपा की कब सरकार बनेगी? वहां भाजपा के सारे नेता चाहते हैं कि अब उनकी सरकार हो। भाजपा चाहती है कि सिर्फ दो ही दल वहां पर हो, एक आरजेडी हो, एक भाजपा हो, और जदयू का खात्मा हो जाए। ये भाजपा की बरसों की प्लानिंग है, आज की नहीं, बरसों की प्लानिंग ये थी। अब इसी कारण से आपने जो कहा प्रेशर वाली बात, प्रेशर पॉलिटिक्स, ये जो मुद्दा आया बिहार के विशेष पैकेज का या विशेष राज्य का दर्जा, और ये भी सरफराज ये नई मांग नहीं है। मुझे लगता है कि 1.5 या 2 दशक पुरानी मांग है, 20-25 साल पुरानी मांग है, ये 15 से 20-25 साल पुरानी मांग है बिहार की कि विशेष दर्जा या विशेष दर्जा बनाया जाए, दिया जाए बिहार को, या विशेष पैकेज दिया जाए। अब इस पर लेकिन जो उन्होंने लिखा विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, ये थोड़ा गड़बड़ लगता है, और यहीं से ये सवाल उठता है कि कहीं प्रेशर तो नहीं। देखिए, जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो साथ ही विशेष पैकेज भी मिलना लाजमी है। खाली विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए और विशेष पैकेज ना मिले तो वो कुछ नहीं। ये वैसे ही मेडल है जो कहा जाता है कि गोल्ड मेडल मिल गया, गोल्ड मेडल मिल गया। गोल्ड मेडल दरअसल वो होता नहीं है, वो सोने की परत चढ़ाई होती है, मेडल पहना दिया जाता है। कोई सोना होना किसी को मिलता होता नहीं। ये सिर्फ नाम की बात है कि जैसे आपको मान लीजिए किसी कमेटी का, समिति का यूं ही अध्यक्ष बना दिया सिर्फ नाम का, और उसमें कोई वो जो एनजीओ है या समिति हो, कमेटी हो, उसमें कोई फंड ही ना मिले तो आप क्या कर लेंगे अध्यक्ष बनकर? तो वैसे विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, उनको विशेष फंड ही ना मिले तो बिहार क्या कर सकेगा? कुछ नहीं कर सकेगा। तो ये थोड़ा है प्रेशर वाला मामला है। और तेजस्वी ने सही कहा है कि भाई ये देखा जाए क्या होता है, बरसों की इनकी मांग रही है। अब प्रेशर इसलिए है कि वो जो डर लग रहा है कि कहीं टूट तो नहीं जाएगी पार्टी, कहीं हमारी अगुवाई में, कहीं भाजपा अपनी अगुवाई में तो चुनाव लड़ना नहीं चाहती, हमारी अगुवाई में तो चुनाव लड़े, यानी कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं। ये पूरा मामला है सरफराज। लेकिन आप जैसा अभी आपने कहा कि जदयू टूट जाएगी, भाजपा चाहती है कि दो ही पार्टी बिहार में रहे जी, या तो जेडीयू हो या भाजपा हो जी। तो इसको क्यों आप इस बात को कह रहे हैं? क्यों ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखिए, मैंने इसलिए कहा ना कि भाजपा की बरसों की तमन्ना है, दो हिंदी बेल्ट है, जिसे कॉप बेल्ट कहा जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार। दोनों जगह, एक उत्तर प्रदेश तो हथिया लिया भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि लोकसभा में उसकी सीटें कम आई, लेकिन वो उसकी क्षतिपूर्ति कर लेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। अब बिहार भी हिंदी बेल्ट,
तो 2 हिंदी बेल्ट मिलता है तो लोकसभा की बड़ी संख्या सदस्य वहां से आ जाते हैं जी। तो इसलिए 40 इधर बिहार के हैं और 80 उधर हो जाते हैं, 120 हो जाते हैं। 120 सांसद जिसके पास हो, जिस दल के पास, तो उसकी सरकार बनना, उसको सहयोग देने को भी लोग तैयार हो जाते हैं। उसका दूसरे स्टेट में भी उनकी पहुंच हो जाती है। और उसके बाद चाहता है बदलना, इसलिए वो चाहती है कि हमारी सरकार हो, क्योंकि नीतीश कुमार के रहते हुए कहा जाता है कि बहुत ऐसे अपने एजेंडे जो है भाजपा लागू नहीं करा पाती है। हालांकि संघ का प्रचार प्रसार होता है, उस पर रोक नहीं लगता है, लेकिन और जो सांप्रदायिक एजेंडे जिस पर आरोप लगते हैं भाजपा पर, वो करने में भाजपा कामयाब नहीं हो पाती है। देखिए, जब सरकार अलग हुई थी आरजेडी से जी, जो महागठबंधन की सरकार अलग हुई, तो आप याद करेंगे कि तेजस्वी ने भी कहा था कि ये पार्टी टूट जाएगी जी। और आप जो कह रहे हैं कि अब तो चूंकि भाजपा में है, पहले भाजपा से भी इसीलिए हटे थे कि पार्टी उनकी तोड़ने की जो इल्जाम है आरसीपी सिंह पर लगाया था कि ये पार्टी तोड़ने की कोशिश में थे। तो अब जो है फिर भाजपा में आ गए हैं, भाजपा नेतृत्व भी इनका मान रहा है बिहार में। ऐसे में कहां से आपको दिख रही है अभी कि पार्टी टूट सकती है? ऐसा कहीं कुछ गुंजाइश दिख रही है? क्योंकि अभी तो ये ताकतवर बनकर उभरे हैं लोकसभा में। नहीं, देखिए, संजय झा जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनको लेकर आशंका है। संजय झा भाजपा से ही आए गए हैं, भाजपा से प्लांटेड किए गए जदयू में। और आरसीपी सिंह दरअसल भाजपा से आए नहीं थे। आरसीपी सिंह एक अधिकारी रहे थे। आरसीपी सिंह को जदयू नहीं आगे बढ़ाया था, नीतीश कुमार नहीं आगे बढ़ाया था। तो इनका वैचारिक धरातल आरसीपी सिंह का भाजपा या संघ नहीं था, लेकिन संजय झा का तो वैचारिक धरातल जो है वो संघ भाजपा है, भाजपा से प्लांटेड है, इसलिए आशंका को बल मिलता है। और उसके बाद जो है जदयू में कई ऐसे नेता हैं जो कि उस बैकग्राउंड से आए हैं, सिर्फ संजय झा नहीं है, कई नेता भी आपने देखा होगा। कुछ दिन पहले एक सांसद हैं भाजपा जदयू के, उनका बयान आया था, खुलेआम बयान आया था कि हमको भाई मुसलमान ने और यादवों ने वोट नहीं दिया था, हम उनका काम नहीं करेंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि जदयू की ओर से कोई खंडन नहीं आया जी, बल्कि जदयू के एक प्रवक्ता हैं, वो भी उसी बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने कहा कि कोई गलत बात उन्होंने नहीं की है। तो इसलिए आशंका को बल मिलता है। और 2 पार्टी रहेगी बिहार में तो पोलराइजेशन आसान होगा, भाजपा को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि राजद की तरफ जो है आपको पता है कि MY समीकरण कहा जाता है राजद का, मुसलमान और यादव। हालांकि आज की दौर में आरजेडी में उन्होंने बाप कह दिया, और कि पिछड़े भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं और अगड़े भी हमारे साथ हैं, सभी लोग हैं। हालांकि कुछ पिछड़े आए हैं, कुशवाहा वोट को सेंधमारी की है आरजेडी ने, और भूमिहार समाज के भी लोग उनके साथ जुड़े हैं, राजपूत समाज के भी लोग जुड़े हैं, लेकिन बड़ी संख्या जो है MY समीकरण वाली है। तो उनको लगता है भाजपा को जब 2 पार्टी हो जाएगी तो पोलराइजेशन करने में हमें आसान होगी। और दूसरी बात यह है कि ये इनका स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं रहता है नीतीश कुमार का। अच्छा, इसमें यह भी चर्चा चल रही थी कि उनके बेटा निशांत कुमार कहीं कमान उनके हाथ में तो नहीं दी जाएगी। हालांकि ये कोई बात सामने नहीं है, लेकिन एक अफवाह थी या खबर थी, ये चल रही थी पटना से रांची तक। अच्छा, एक चीज जो लगातार आप देखेंगे, आरक्षण को लेकर एनडीए गठबंधन जी, खास करके इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरह से ये रहा, फोकस उनका रहा कि आरक्षण होना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी जी। और जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, आरजेडी के सहयोग से जो सरकार चला रहे थे नीतीश कुमार, उस वक्त भी आरक्षण को लेकर इन्होंने तैयारी शुरू की, आरक्षण कराया, सर्वे कराया आरक्षण को लेकर ही। तो सर्वे जो हुआ, आप देखें कि उस वक्त में भाजपा लगातार एग्रेसिव थी, विरोध में बात कहती थी। अब नीतीश कुमार चूंकि भाजपा के साथ है, अब विरोध में तो बोल नहीं पा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी जो इनकी कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें आरक्षण को लेकर भी चर्चाएं हुई है। तो इसको किस नजरिए से देखते ये सवाल छूट गया था? देखिए, मतलब नीतीश कुमार का ये सपना है और नीतीश कुमार का प्रमुख एजेंडा है, क्योंकि उनके वोट का आधार वही है बिहार में, और इसका सहयोग मिला था आरजेडी का भी उनको। हालांकि शुरुआती दौर में कहा जाता है कि मोदी के पास सारा प्रतिनिधिमंडल गया तो उसमें भाजपा के भी लोग शामिल थे। भाजपा अपना लाभ लेने के लिए हमेशा कहती रही कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि आरक्षण मिले। लेकिन अब जब हाईकोर्ट का पटना हाईकोर्ट का फैसला आ गया कि भाई इसकी एक सीमा होती है, इतने सीमा तक हम आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो अब एक नियम है कि 9वें शेड्यूल एक होता है संविधान में, अगर उसके अनुसार उसमें अगर अनुमति मिल जाए
तो फिर आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है बिहार में। तो हम लोगों ने सरफराज, आपको याद होगा, हम लोग दोनों जब पिछले वीडियो में पिछले किसी वीडियो में हम लोगों ने चर्चा भी की थी सरफराज, जब ये हाईकोर्ट का फैसला आया था बिहार में, तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर 9वें शेड्यूल में और नीतीश कुमार चाहेंगे तो नीतीश कुमार ने यह भी पत्ता फेर दिया, ये भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, कवच हो सकता है, या हो सकता है कि फायदा अगर भाजपा भी लेना चाहे। लेकिन 2-3 ही इसके नुकसान है। अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार या एनडीए की सरकार 9वें शेड्यूल में अगर शामिल कर लेती है बिहार के इस मामले को, आरक्षण की सीमा बढ़ाने के मामले को, तो फिर कई स्टेट हैं वहां भी ये मामले सामने आ जाएंगे। झारखंड में भी, झारखंड में। देखिए, सिर्फ तेजस्वी नहीं, आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने भी इसका समर्थन किया है। जी इंडिया गठबंधन, हाँ, इंडिया अलायंस ने भी समर्थन किया है। जो इन्होंने ये मांग रखी है कि 9वें शेड्यूल में हमारा, क्योंकि आपको पता है कि राहुल गांधी हर जगह ये मांग कर रहे थे कि जातिगत आरक्षण कराएंगे, सर्वे कराएंगे, जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी, उनको उतना रिजर्वेशन मिलेगा, ये उनकी भी मांग रही है। ये झारखंड में भी सर्वे झारखंड में भी सर्वे हो रहा है, तैयारी चल रही है। जी, तैयारी चल रही है। तो ये जो मामला है कि ये इसमें मोदी सरकार फंस सकती है सरफराज। अच्छा, समझ गए कि अगर 9वें शेड्यूल में ला दे, एक तो बिहार का चुनाव है, विधानसभा चुनाव देखना है, उधर सरकार बचाना है, क्योंकि मान लीजिए नहीं तोड़ पाएंगे, कितने लोग को तोड़ पाएंगे हम, और अगर नहीं लोगों को तोड़ सके तो क्या अकेले जाना होगा वहां बिहार में। अगर भाजपा ने ठान लिया है कि हम अकेले बलबूते सरकार चला सकते हैं वहां, या यहां हम अपने संख्या जुटा लेंगे लोकसभा में, तब की बात है कि वो 9वें शेड्यूल में शामिल ना करें। और अगर शामिल भी कर देते 9वें शेड्यूल में, कि ये सोचे कि हमारा भी फायदा होगा, फिर जो दूसरे स्टेट वाले हैं वो प्रेशर उन पर डाल सकते हैं। जी, एक मामला और अभी दिखने को जो सामने आ रहा है कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जी जदयू को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी लोजपा थी जी, और लोजपा के जो चिराग पासवान हैं वो खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं जी। आप देखें कि बाद में भी जदयू ने भी कहा था कि उनको साजिश के तहत हरवाया गया है, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं कि क्या इसका लाभ, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कहीं भाजपा अकेले नहीं आ जाए आगे, एक तरफ चिराग पासवान भी बोल रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, चिराग पासवान की मजबूरी है, क्योंकि पिछड़ों का वोट उन्हें भी चाहिए। दलित के बड़े लीडर बतौर चिराग पासवान खुलकर सामने आए, और जो चिराग पासवान के कारण विधानसभा में सीटें घटी थी, उसके पीछे सिर्फ चिराग पासवान नहीं थे, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी थी। और ये बातें नीतीश कुमार भी जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, उसके लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये बातें हो भी रही थी कि भाजपा ने जी। तो ये जो गठबंधन है, ये अवसरवादी गठबंधन है, और चिराग पासवान की मजबूरी है, गठबंधन में एनडीए में है भैया, तो जो गॉडफादर बोलेंगे, जो भाजपा बोलेगी, तो वो तो चिराग पासवान को बोलना है। उनकी एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी, कि नीतीश कुमार जब भी पलटी मारते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है जी, लेकिन इस बार लोगों को लग रहा था, खास करके महागठबंधन के जो उनके साथी हैं, पार्टी थे जी, उनको लग रहा था काश एक बार फिर पलट जाते जी। नीतीश कुमार पलटे नहीं, जी। इस बार पलटना उनको अच्छा लगता, बाकी बार पलटना उनको बुरा लगा भी हो। तो क्या ये दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा अगर अकेले अपने बलबूते जाएगी और विधानसभा चुनाव फिर से नीतीश कुमार पाला बदलते हुए, पलटते हुए, जो उसको उनका लकब जो मिल गया है उनको पलटू राम की, क्या फिर वो पलटी मारकर इंडिया अलायंस के साथ आते दिख रहे हैं? क्या ऐसा कुछ सीन दिख रहा है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं बनी रहती हैं, और इसमें कभी किसी का दरवाजा खिड़की बंद नहीं होता है। जबकि आपको याद होगा कि जब ये आरजेडी के साथ थे, महागठबंधन में थे, तो नीतीश को अमित शाह ने कहा था कि अब दरवाजे हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए। अब फिर दरवाजे देखिए खुल गए बिल्कुल आराम से। नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं मिट्टी में नहीं जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, भाजपा में चले गए। तो ये सब कहने की बातें होती हैं, सारी संभावनाएं खुली हुई है। और आपको मैंने पहले बताया था कि लालू प्रसाद यादव से यदा कदा फोन पर बात होती रहती है, संपर्क कभी टूटता नहीं। एक चीज और आपने ध्यान दिया होगा सरफराज, कि पूरे लोकसभा चुनाव में
तेजस्वी यादव ने कहीं भी आलोचना नहीं की नीतीश कुमार की। हमेशा आदरणीय चाचा ने ऐसे किया कि आलोचना कहीं भी नहीं की। वो हमारे चाचा हैं, हमारे बड़े हैं, उनका जो बिजनेसमैन है, हाँ, कहीं भी आलोचना नहीं की। तो महागठबंधन में दरवाजे खुले हुए हैं, आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं और संभावनाएं हैं। क्या ठिकाना कल क्या हो जाए, कल किसने देखा है। तो चलिए दोस्तों, शहरोज भाई का कहना है कि नीतीश कुमार पलट भी सकते हैं, नहीं भी पलट सकते हैं। जिस प्रकार से विशेष राज्य की मांग उन्होंने की है, वो इनका भी कहना है और राजनीतिक और भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एक तरफ से ये तेजस्वी यादव के जुबान को लगाम लगाने के लिए, तेजस्वी यादव की जुबान को लगाम जहां लगाने के लिए, वहीं दूसरी ओर ये प्रेशर भी हो सकता है भाजपा पर। तो क्या ये गठबंधन आगे भी कायम रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि हर दिन, जैसे उन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो इनके साथी पार्टियों में हमेशा डर लगा रहता कि पता नहीं क्या नीतीश कुमार नया फैसला ले लेंगे, नई घोषणा कर देंगे। तो फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है किसी को, कोई ना तो अभी नीतीश कुमार एनडीए छोड़ते दिख रहे हैं, ना ही इंडिया गठबंधन में जाते दिख रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान क्या होता है या विधानसभा चुनाव से पहले क्या होता है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम फिर दोबारा किसी मुद्दे पर आपके साथ आएंगे दोस्तों, आपसे मिलेंगे। लेकिन फिर एक गुजारिश है कि आप शहरोज भाई का जो अपना चैनल है जीटी रोड लाइव और मेरा न्यूज स्टॉपेज है, इसे अगर शेयर नहीं किया है, अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और हमारे न्यूज को शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि हम और बेहतर लाएं, आपके सामने मुद्दे लाएं और बात करें। इन्हीं सब बातों के साथ में आपसे अलविदा लेते हैं।